India is booming. सारे लोग एक साथ कैसे गलत हो सकते हैं? It's the world's fastest growing major economy this year. Will be the third largest economy soon. तो क्या सच में इंडिया कभी भी एक महाशक्ति नहीं बनेगा? इंडिया आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पर कैपिटा के हिसाब से 134th। दुनिया में सबसे ज्यादा फीमेल पायलट्स इंडिया में मौजूद है, पर दुनिया की लोएस्ट फीमेल पार्टिसिपेशन भी इंडिया में ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स भी इंडिया में होते हैं, पर सिर्फ 6.5% यूजर्स 44% ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में हमें कार तो हर जगह दिख जाता है, पर सच्चाई तो यह है कि इंडिया के सिर्फ 7.5% घरों के पास अपना खुद का कार है। लाखों बच्चों को स्कूल जाते हुए भी आप हर दिन देखते हैं, पर सिर्फ 13% इंडियंस ही महीने के 1000 रुपए से ज्यादा अपने फीस में दे सकते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया हर साल प्रोड्यूस करता है, पर उनमें से सिर्फ 55% इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई ना कोई बेसिक काम करने के लायक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ही देश दो अलग अलग इंडिया की कहानियां बता रही है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और जो इंडिया को एक महाशक्ति बनने से रोक सकते हैं? कुणाल शाह, जो एक इंडियन स्टार्टअप के फाउंडर है, उनके हिसाब से इंडिया के 140 करोड़ आबादी में से सिर्फ 50 लाख कस्टमर्स पूरे इंडिया के 7% ऑनलाइन सेल्स का कारण है। और ये वो ग्राफ है जो इंडिया के अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। 2023 के इंडस वैली रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को कई फैक्टर्स के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। इंडिया 1, जिसके नीचे आता है इंडिया 2 और उसके भी नीचे मौजूद है इंडिया 3। इस बार के सबसे ऊपर और सबसे छोटा है इंडिया 1, जिसमें इंडिया की टॉप 12 करोड़ आबादी मौजूद है, जो अक्सर इंग्लिश में बातचीत करते हैं, वेस्टर्न वैल्यूज को मानते हैं और किसी भी छोटे सहूलियत के लिए पैसे खर्च करने में हिचकिचाते नहीं। इंडिया की ये आबादी इंडिया के टायर 1 सिटीज जैसे कि दिल्ली और मुंबई में मिलेंगे। 10 मिनट डिलीवरी एप्स जैसे कि ब्लिंकिट और ओयो जैसे एप्स के यही कस्टमर्स है और इंडिया के 3 ट्रिलियन जीडीपी में इनका योगदान 1 ट्रिलियन तक है। और अब आप इस छोटे से बॉक्स को देखिए जो इंडिया 1 के भी ऊपर है। यह इंडिया 1 की भी टॉप % आबादी, इंडिया 1 अल्फा, पूरी तरह इंग्लिश स्पीकिंग, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, नेटफ्लिक्स, मिल्क बास्केट, ऐसे ऐप्स जिसके बारे में इंडिया के सबसे अंदर बहुत कम सुना गया होगा, वैसे प्रोडक्ट्स के कस्टमर है ये। इंडिया 1 के नीचे मौजूद है इंडिया 2, जिसमें इंडिया का 10 करोड़ आबादी आता है और इंडिया की इकोनॉमी को 300 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है। ये लोग टायर 2 सिटीज जैसे कि कोयम्बतौर, इंदौर, लखनऊ में मौजूद है। ये आबादी इंग्लिश बोल सकती है, पर इसका इस्तेमाल से उतना कंफर्टेबल नहीं है और अपने भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं। कोशिश करते हैं इंडिया 2 से इंडिया 1 में घुसने की। फेसबुक, मौज, यूट्यूब जैसे एप्स के यही यूजर्स हैं और इंडिया 2 के भी नीचे मौजूद है इन तीनों में सबसे बड़ी इंडिया 3, जिसमें 126 करोड़ आबादी मौजूद है, जिन्हें उनके कंडीशंस के कारण अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाता और ये मैनुअल लेबर और इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे कंपनीज के यही सबसे बड़े कस्टमर्स हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की टॉप 20% की वेल्थ 2016 से लेकर 2021 के बीच 39% से बढ़ा। वहीं इंडिया के बॉटम के 20% की आमदनी में 53% की गिरावट देखी गई और इसी का नतीजा है कि इंडिया की 1% आबादी इंडिया के 22% पैसा अपने घर ले जाती है और इससे इंडिया की इकोनॉमी पर एक बड़ा असर पड़ता है। अब आता है कुणाल शाह के उस ट्वीट को समझने के लिए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह इंडिया की 50 लाख आबादी इंडिया के सभी ऑनलाइन सेल्स का 60% सेल का कारण है। 2015 के बाद जियो के आने से पूरे इंडिया में इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया और इससे इंटरनेट पूरे भारत में पहुंच गया, जिसमें इंडिया 2 और इंडिया 3 की भी आबादी शामिल है। 140 करोड़ के देश में लगभग 85 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है, जिसमें से सिर्फ 35 करोड़ इंटरनेट यूजर्स साल में एक बार इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं और सिर्फ 4.5 करोड़ जनता ऐसी है जो इंटरनेट में 50% पैसा खर्च करता है और यही वो आबादी है जिसमें इंडिया की टॉप कंपनियां अपना पैसा कमा सकती हैं और अपने कंपनी को चलाए रख सकते हैं और लोगों को काम देकर इंडियन इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं।
अक्सर ये कंपनियां विदेशों से इंडिया के बड़े आबादी और बड़े मार्केट के बारे में कहकर उनसे इन्वेस्टमेंट्स लेती है और इस पैसे का इस्तेमाल करके कंपनी जितने ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट बेच पाएगा उतना मुनाफा कमा पाएगा और जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है उन्हें उनके पैसा मुनाफे के साथ लौटा पाएगा। और यहीं पे इंडिया के अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन्वेस्टर्स को पता चलता है। पर तब तक कंपनियों के पास इन्वेस्टर्स का पैसा खत्म हो जाता है। इन्वेस्टर्स दोबारा इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरते हैं और ये कंपनियां जो इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा रही थी वो बंद हो जाती है। ओला कार्स, फ्रंट रो ऐसे कुछ इंडियन कंपनियां हैं जो बंद हो गई और बाइजूस, ओला, जोमैटो वो बड़े बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपने कंपनी के प्रॉफिट में आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये तो सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी की बात हुई, पर इसके अलावा भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को एक सुपर पावर बनने से रोक सकता है। वो है इंडिया के दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी होना। बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये बात इंडिया जैसे बड़े और डाइवर्स कंट्री के लिए बिल्कुल सही बात है, पर यही इंडिया को महाशक्ति बनने से रोकने का सबसे बड़ा फैक्टर भी बन सकता है। इंडियन गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेने के लिए कई सारे रीजनल, कास्ट, यूनियन और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सोचना पड़ता है और अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इनसे बिना पूछे कुछ कर दिया तो कुछ ऐसा हो जाता है। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट ना बनकर एक कोएलिशन यानी कि गठबंधन की सरकारें बनी तो अलग अलग पार्टीज के एजेंडा को सेटिस्फाई करने के लिए देश को नुकसान होता है और आगे भी ये हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें इंडियन स्टेट बिहार में देखने को मिलता है, जहां पिछले कई सालों से गठबंधन की सरकार होने के कारण बिहार आज इंडिया के सबसे निचले स्टेट्स में आता है। और इंडिया के केस में 2014 के बाद इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट होने के कारण इंडिया में बहुत ही तेजी से ग्रोथ देखने को मिला है। चाइना जो एक महाशक्ति बनना चाहता है उनके लिए एक प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेसी है ही नहीं। पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो एक लोकतांत्रिक देश है वहां भी ऐसे बड़े प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि अमेरिका में सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच राजनीतिक दुश्मनी चलता है, न कि इंडिया की तरह जहां 2600 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है। मगध, चोलास, ग्रीक्स, मंगोल्स, सोवियट्स, अमेरिकन और चाइनीज इन सभी को एक महाशक्ति बनाने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था उनका मिलिट्री। आज इंडिया के पास दुनिया का 4था सबसे ताकतवर मिलिट्री मौजूद है, बिहाइंड यूएसए, रशिया और चाइना। पर थोड़ा अंदर देखने में हमें यह पता चलता है कि इंडियन मिलिट्री विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों पर कुछ ज्यादा ही निर्भर है और जो मौजूदा हथियार इंडिया के पास मौजूद है वो अमेरिका और चाइना की तुलना में बहुत पुराने हो चुके हैं। दुनिया की 7वें सबसे बड़े देश और दुनिया की सबसे पुराने सभ्यता होने के कारण भारत टूरिज्म के लिए अपने आप में एक महाद्वीप है। हिमालय के चोटियों से लेकर इंडियन ओशन तक, नॉर्थ ईस्ट के घाटियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक, ऐसी संस्कृति और आर्किटेक्चर जिन्हें दुनिया में और कहीं नहीं देखा जा सकता वो भारत में मौजूद है। पर इसके बावजूद दुबई में जो सिर्फ एक शहर है वहाँ हर साल 1.5 करोड़ टूरिस्ट आते हैं और भारत में सालाना सिर्फ 1 करोड़ और इससे भारत की इकोनॉमी और इमेज दोनों को बहुत ही नुकसान हो रहा है। बाप रे बाप, तो क्या इंडिया के साथ सब गलत हो रहा है और इंडिया कभी भी एक महाशक्ति नहीं बन सकता? ऐसा नहीं है। भले ही आज इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी में एक छोटी सी आबादी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है, पर हमें ये देखना चाहिए कि ये सब कुछ इंडिया में पिछले 10 सालों में हुआ है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी भी और तेजी से बड़ा होगा और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें इंडियन शेयर मार्केट से मिलता है। The Indian stock market, it's seeing an extraordinary surge. Both Sensex and Nifty touched record highs today. 2014 में जहां 96 लाख इंडियन शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अक्टूबर 23 तक बढ़कर 4 करोड़ तक हो चुका है, जिसके कारण इंडिया का शेयर मार्केट आज दुनिया का 4था सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। कोविड के कारण चाइना की इमेज दुनिया में खराब हो चुका है और जो कंपनीज पहले चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती थी जिसके कारण चाइना में जॉब्स जनरेट हुए और इकोनॉमी बढ़ा और लोगों के पास पैसा आया, वो कंपनीज अब धीरे धीरे चाइना छोड़कर इंडिया आ रहे हैं। Foreign businesses are accelerating their departure from China. जिसमें एप्पल, सैमसंग, टेस्ला और फॉक्सकॉन जैसे बड़े बड़े कंपनियां शामिल हैं, जिसके कारण अब इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करने में लग गया है। इंडियन मिलिट्री में भी बहुत ही तेजी से मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू हो चुका है,
जिन फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स को कभी इंडिया दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, वो अब इंडिया के अंदर ही बनने लगा है। और भले ही इंडिया के पास बहुत कम ओवरसीज मिलिट्री बेसेस मौजूद हो, पर अपने कुछ जियोपॉलिटिकल दोस्तों जैसे कि जापान, यूएसए, सिंगापुर, मॉरिशस और ईरान से डील साइन करके इंडिया ने ये इंश्योर किया कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में हम उनके मिलिट्री फैसिलिटीज को भी यूज कर पाएंगे। जहां तक टूरिज्म की बात की जाए तो इंडिया में अपने संस्कृति के लिए दोबारा इंटरेस्ट लेने के कारण इंडिया में डोमेस्टिक टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है। और जब देश अपने संस्कृति से प्यार करता है तो दुनिया भी इस पर नजर डालता है। इंटरनेट, गवर्नमेंट के प्रमोशंस, इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर और इंडियन डायस्पोरा के कारण टूरिज्म इंडिया में लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके कारण भारत की छवि विदेश में रहने वाले लोगों के बीच में बढ़ रहा है। की इमेज पूरी दुनिया में एक विश्व मित्र यानी कि ग्लोबल फ्रेंड की तरफ भी उभर रहा है। 2021 में जब दुनिया भर में कोविड महामारी फैल गई थी और कोई भी विकसित देश दूसरे छोटे देशों को वैक्सीन देना नहीं चाहता था, तब वैक्सीन मैत्री के तहत इंडिया ने दुनिया भर के 98 कंट्रीज को वैक्सीन गिफ्ट में दिए। और इसके साथ इंडिया अकेला ऐसा देश है जो रशिया और यूएसए, इस्राइल और अरब देश सबके साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखता है। यहाँ तक पूरे दुनिया के सबसे बड़ी और ताकतवर डायस्पोरा भी इंडियंस की ही है। यूके, यूएसए, सिंगापुर, मॉरिशस जैसे कई देशों के हाईएस्ट पोजीशंस तक इंडियंस पहुंच चुके हैं और दुनिया के कई ग्लोबल कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंडियंस ही लीड कर रहे हैं। इंडिया वो पहला देश है जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल तक पहुंच चुका है और चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला अकेला देश है। आने वाले कुछ ही सालों में इंडिया वो चौथा देश बन जाएगा जिसने अपने ही रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में इंसानों को पहुंचाया होगा गगनयान मिशन के थ्रू। इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के लोगों के साथ काम करने के कारण आज जहां पूरे दुनिया में मंदी का माहौल है, वहां भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है जो इंडिया को 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाशक्ति बना देगा। भारत अपने कई सौ सालों की गुलामी के बाद और अपने प्राचीन धरोहर को पहचानते हुए और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज फिर से एक साथ उठ चुका है। और पिछले कुछ सालों के अचीवमेंट्स को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं कि इंडिया अपने पूरे ताकत से अपने खोए हुए विश्व शक्ति के पहचान को दोबारा हासिल करने के लिए लग गया है।